फर्ज कीजिए शहर के एक बहुत ही नामी मोहल्ले में एक बड़ी चोरी होती है। हाँ, कोई बहुत हाई प्रोफाइल इलाका। बिल्कुल। पुलिस एकदम मौके पर पहुंचती है, सायरन बज रहे हैं और एक संदिग्ध को तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। और उसके पास से चोरी का कुछ सामान भी मिल गया होगा, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर थाने में एक लंबी चौड़ी एफआईआर दर्ज होती है। अब बाहर से देखने पर क्या लगता है? यही कि केस एकदम पक्का है, अपराधी तो अब सीधा सलाखों के पीछे जाएगा ही। सही कहा। लेकिन हकीकत पता है क्या है? अदालत के अंदर ये पूरा का पूरा केस, मतलब इतनी पुलिस की मेहनत महज 1 मिनट में ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। एकदम सही कह रही हैं, क्योंकि न्यायपालिका की दुनिया में असली खेल पुलिस स्टेशन में नहीं खेला जाता, तो कहाँ खेला जाता है? अदालत के कटघरे में। बिल्कुल। और बस यहीं से शुरुआत होती है आज की हमारी इस गहन चर्चा की। आज के इस डीप डाइव में हम वकालत की दुनिया के उस हिस्से का विश्लेषण कर रहे हैं जिसे वादी के साक्ष्य या अंग्रेजी में कहें तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस कहा जाता है। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। हाँ, आज हम अधिवक्ता मनीष शुक्ला और उनके सहयोगी अमन बाजपेयी जी की कानूनी श्रृंखला एफआईआर से फैसले तक उसके 7वें भाग के नोट्स का सहारा ले रहे हैं, जो कि बहुत ही गहराई से इस विषय को समझाता है। बिल्कुल। तो अगर इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को हमें घर बनाने जैसा मान लें, तो जो एफआईआर है ना, वो महज एक नक्शा है। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा? हाँ, नक्शा कितना भी शानदार क्यों ना हो, उसे एक असली इमारत में बदलने के लिए एक बहुत ठोस नींव की जरूरत होती है, और वो नींव ही वादी के साक्षी कहलाते हैं। और देखिए, उस नींव को खड़ा करना वो कोई आसान काम नहीं है। जब हम इस पूरी प्रक्रिया का कानूनी नजरिए से विश्लेषण करते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। क्या? कि अदालत कभी भावनाओं से नहीं चलती। अदालत को इस बात से कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि पुलिस ने कितनी मेहनत से जांच की है या फिर मीडिया में केस कितना उछाला गया है। मतलब टीवी पर कितनी भी डिबेट हो जाए, जज साहब को उससे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल नहीं। न्यायपालिका की नजर में जब तक आप अपने दावों को सबूतों की ठोस जमीन पर नहीं उतारते, वो महज हवा में कही गई बातें हैं। तो सच्चाई को सिर्फ जानना काफी नहीं है। एकदम, उसे कानूनी मापदंडों पर कसकर साबित करना होता है। और ये वो चरण है जहां असली परीक्षा शुरू होती है। और दिलचस्प बात तो ये है कि ये पूरी जद्दोजहद तब शुरू होती है जब पुलिस का काम लगभग खत्म हो चुका होता है। हाँ, मतलब चार्जशीट दाखिल हो गई है, समन्स जारी हो गया है और अब आरोपी आकर न्यायालय के सामने खड़ा हो गया है। इसी बिंदु से केस आधिकारिक रूप से, जिसे हम कहते हैं, ट्रायल स्टेज में प्रवेश करता है। और यहीं पर हमारे नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एक बहुत अहम बात सामने आती है। वादी को सबसे पहला मौका मिलना। बिल्कुल। वादी यानी वो व्यक्ति जिसने शिकायत दर्ज कराई है, उसे अपने साक्ष्य पेश करने का सबसे पहला मौका मिलता है। अगर हम इसे शतरंज के खेल की तरह देखें तो वादी के पास सफेद मोहरे हैं, है ना? वो पहली चाल चलेगा। जी हाँ, वो अपनी कहानी सबसे पहले अदालत के सामने रखेगा। सबसे पहले वादी खुद एक मुख्य गवाह या कॉम्प्लेनेंट विटनेस के रूप में कटघरे में आता है। और वहां उसका मुख्य परीक्षण होता है, जिसे एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। और यहीं पर पहली चाल चलने का वो भारी दबाव महसूस होता है। दबाव क्यों? मतलब वो तो अपनी ही कहानी बता रहा है ना। क्योंकि ये कोई कैजुअल बातचीत नहीं है। आप किसी चाय की टपरी पर दोस्तों को कहानी नहीं सुना रहे हैं। ये बयान बाकायदा शपथ पर होता है। मतलब फिल्मों वाला गीता या कुरान पर हाथ रखकर कसम खाना। अरे नहीं नहीं, आज के समय में वैसी कस्मों की बात नहीं हो रही है। ये एक सख्त कानूनी प्रक्रिया है, जहां मुंह से निकला एक एक शब्द अदालत के रिकॉर्ड में पत्थर की लकीर बन जाता है। अच्छा, तो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल। वादी को कटघरे में खड़े होकर जज के सामने पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा देना होता है। क्या हुआ, कितने बजे हुआ, कैसे हुआ, आरोपी ने क्या किया। इस बयान को सत्य मानकर ही आगे की पूरी कानूनी कार्यवाही की दिशा तय की जाती है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ एक बात सोच रही थी। अगर मान लीजिए मेरे पास 10 और गवाह हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने चोरी होते देखी, हाँ, और पुलिस की रिकवरी भी है, तो वादी के अपने अकेले के इस बयान पे इतना ज्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है? मैं समझाता हूँ। मेरा मतलब है, अगर वादी से कोई छोटी मोटी गलती हो भी गई, जैसे तारीख या समय बताने में कोई चूक हो गई, तो बाकी के 10 गवाह उस कमी को पूरा कर देंगे ना। इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? और पता है, यहीं पर ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। देखिए, वादी इस पूरी कहानी का मुख्य कहानीकार है। मेन स्टोरी टेलर। बिल्कुल। बाकी सारे गवाह, सारे दस्तावेज और पुलिस की सारी जांच, वो केवल उस कहानी का समर्थन करने के लिए अदालत में लाए जाते हैं। अच्छा, तो वो सिर्फ सपोर्टिंग कास्ट है। एकदम। अगर कहानीकार ही अपनी कहानी में डगमगा गया
तो सोचिए क्या होगा। कैसे डगमगा गया? मान लीजिए उसने अपनी एफआईआर में लिखा था कि चोरी रात 10 बजे हुई, ठीक है। लेकिन अदालत के उस दबाव भरे माहौल में जहां जज सामने हैं, वकील सवाल पूछ रहे हैं, वो घबरा कर कह दे कि शायद रात 8 बजे का वक्त था। अरे तो 2 घंटे का फर्क आ गया। हाँ, और ये कोई छोटी सी चूक नहीं है, ये केस की नींव में पड़ी एक बहुत बड़ी दरार है। बाप रे। अगर आपकी मुख्य कहानी ही बदल गई तो आपके बाकी के 10 गवाह अदालत में आकर रात 10 बजे की बात को कितना भी साबित करते रहें, बचाव पक्ष का वकील जज साहब से पता है क्या कहेगा? क्या कहेगा? वो कहेगा, हुजूर, जब शिकायतकर्ता खुद 8 बजे की बात कर रहा है तो बाकी गवाह साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। ओहो, मतलब डिफेंस वकील सीधा बाकी गवाहों की विश्वसनीयता ही खत्म कर देगा। बिल्कुल। नींव ही अगर टेढ़ी हो गई तो आप उस पर कितनी भी अच्छी ईंटें क्यों ना रखें, इमारत तो गिरेगी। ये तो सच में डराने वाला है। मतलब एक व्यक्ति जिसके घर में पहले ही चोरी हुई है, वो बेचारा पहले से ही परेशान है, मानसिक तनाव में है। हाँ, फिर उसे अदालत के उस भारी भरकम माहौल में खड़ा किया जाता है। ऊपर जज साहब बैठे हैं, सामने काले कोट में वकीलों की पूरी फौज है और उसे अपनी ही कहानी बिना एक भी शब्द की गलती किए सुनानी है। यही तो कानूनी प्रक्रिया की सख्ती है। खैर, मान लेते हैं कि वादी ने अपनी कहानी बिल्कुल सही बता दी। ठीक है, उसका एग्जामिनेशन इन चीफ अच्छे से पार हो गया। हाँ, अब उसे अपनी इस कहानी को साबित करने के लिए समर्थन चाहिए। जी। तो यहाँ से गवाहों और साक्ष्यों का दूसरा चरण शुरू होता है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, मान लीजिए वादी की कहानी किसी जिग्सॉ पजल के डब्बे पर बनी तस्वीर है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो बाकी गवाह और दस्तावेज उस पजल के छोटे छोटे टुकड़े हैं और उन्हें जोड़कर वो पूरी तस्वीर अदालत के सामने बनानी है। बिल्कुल। और अगर आपने पजल का एक भी टुकड़ा गलत जगह फंसाने की कोशिश की तो पूरी तस्वीर बिगड़ जाएगी। सही बात है। अब अदालत में वादी जिन गवाहों को लाता है ना, उन्हें मुख्य रूप से हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। अच्छा, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आते हैं प्रत्यक्षदर्शी यानी आई विटनेस, जिन्होंने अपराध को अपनी आंखों से होते हुए देखा है। हाँ, जैसे किसी ने उस चोर को ताला तोड़ते हुए बिल्कुल सामने से देखा। ठीक है, ये तो सबसे मजबूत गवाह हो गए। दूसरे कौन है? दूसरे होते हैं परिस्थिति जन्य गवाह, जिसे अंग्रेजी में सर्कमस्टेंशियल विटनेस कहते हैं। ये परिस्थिति जन्य गवाह क्या होता है? इसका मतलब क्या वो व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था? मौजूद तो था, पर उसने अपराध होते नहीं देखा। देखिए, चश्मोदीद वो है जिसने ताला टूटते देखा। लेकिन परिस्थिति जन्य गवाह वो है जिसने शायद चोरी होते नहीं देखी, लेकिन उसने घटना के ठीक 10 मिनट बाद आरोपी को उसी मोहल्ले से एक बड़ा सा बैग लेकर घबराई हुई हालत में भागते हुए देखा था। ओहो, मतलब वो सीधा चोरी का गवाह नहीं है। नहीं है, लेकिन वे परिस्थितियां सीधे तौर पर आरोपी की तरफ इशारा कर रही हैं। समझ गई, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। और तीसरी श्रेणी में आते हैं दस्तावेजी साक्ष्य या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रमाणित करने वाले लोग। जैसे कोई मेडिकल ऑफिसर, हाँ, जिसने चोट की रिपोर्ट बनाई हो, या फिर कोई पुलिस अधिकारी जिसने मौका वारदात का नक्शा तैयार किया हो। ठीक है, तो मान लेते हैं वादी ने चश्मदीद गवाह भी बुला लिया, परिस्थिति जन्य गवाह भी बुला लिया और पुलिस वालों को भी बुला लिया। सब आ गए अदालत में। इन सब के बयान दर्ज हो गए और कागजातों पर ठप्पा भी लग गया। हाँ? लेकिन अमन बाजपेयी जी के नोट्स में बात का बहुत ही गहराई से जिक्र है। वे कहते हैं कि इस स्टेज पर वादी और उसके वकील की जिम्मेदारी बहुत बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल होती है। वो लिखते हैं कि गवाहों को पहले से तैयार करना, दस्तावेजों को सही क्रम में पेश करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ मुझे एक शंका हो रही है। कैसी शंका? क्या अदालत में सिर्फ गवाहों की भीड़ लगा देना काफी नहीं है? मेरा मतलब है, अगर किसी वकील ने 10 गवाह पेश कर दिए जो एक ही बात कह रहे हैं, तो केस तो वैसे ही पक्का हो जाना चाहिए ना? सुनने में ऐसा ही लगता है। इसमें ये क्रम या तैयारी की इतनी क्या तकनीकी पेचीदगी आ गई? देखिए, अगर अदालत में 10 गवाह पेश कर दिए जाएं और वकील सोचे कि बस अब तो वो केस जीत गया, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कानूनी मामलों में मात्रा यानी क्वांटिटी का कोई महत्व नहीं है। सारा का सारा खेल गुणवत्ता और क्रम का है। क्वालिटी का खेल है। बिल्कुल। अगर कोई वकील बिना सोचे समझे 10 गवाह ले आए और उनमें से एक ने कह दिया कि चोर ने लाल शर्ट पहनी थी और दूसरे ने कह दिया कि शर्ट नीली थी, बस, तो ज्यादा गवाह होने का कोई फायदा नहीं हुआ ना। बल्कि पूरा केस वहीं खत्म हो गया, विरोधाभास आ गया। ये तो है, लेकिन वो क्रम वाली बात क्या थी? हाँ, जहां तक क्रम की बात है, ये वकालत की सबसे सूक्ष्म कला है। इस क्रम को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं ना। दस्तावेजों का क्रम केस को कैसे गिरा सकता है? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। फर्ज कीजिए एक चाकूबाजी का केस है। ठीक है। अभियोजन पक्ष के पास एक खून से सना हुआ चाकू है जो एक सुनसान जगह से बरामद हुआ है, और पुलिस का वो मेमो या दस्तावेज भी है जिस पर लिखा है
कि चाकू कहाँ से मिला। रिकवरी मेमो। जी। अब वकील सीधा वो दस्तावेज जज साहब को देकर कहे कि देखिए हुजूर, ये चाकू मिला है, तो क्या होगा? तो जज साहब मान लेंगे कि हाँ सबूत है? बिल्कुल नहीं। बचाव पक्ष का वकील तुरंत अपनी कुर्सी से उठेगा और आपत्ति दर्ज करेगा, ऑब्जेक्शन। अरे क्यों? चाकू तो है ना। क्योंकि सिर्फ कागज का एक टुकड़ा अपने आप में सबूत नहीं होता, उसे कानूनी रूप से साबित करना पड़ता है। अच्छा, तो सही क्रम क्या होगा? सही क्रम ये होगा कि पहले उस पुलिस अधिकारी को कटघरे में बुलाया जाए जिसने वो चाकू खोजा था। ओके, मतलब पहले इंसान आएगा। हाँ, वो अधिकारी अदालत को बताएगा कि मैं फलां दिन वहां गया, मैंने वहां चाकू देखा और फिर मैंने अपने हाथ से ये रिकवरी मेमो बनाया। तब जाकर बात बनेगी। बिल्कुल, तब जाकर वो दस्तावेज एक मान्य साक्ष्य बनता है। अगर अधिकारी को बुलाए बिना ही दस्तावेज रख दिया गया तो वो कानूनी रूप से सिर्फ कचरा है। बाप रे, मतलब पजल के टुकड़े अगर सही जगह पर सही समय पर नहीं लगे तो आपके पास सारे टुकड़े होते हुए भी आप तस्वीर पूरी नहीं कर पाएंगे। एकदम सटीक बात कही आपने। अगर मैं इस पूरी प्रक्रिया को एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह देखूं ना, तो ऐसा लग रहा है कि अदालत के सामने एक कहानी चल रही है और जज वो एक बहुत ही क्रिटिकल दर्शक है। हाँ, जो हर लॉजिक को बारीकी से तौल रहा है। बिल्कुल। अगर कहानी में कोई प्लॉट होल आ जाए, कोई ऐसी बात जो लॉजिक के ही खिलाफ हो, तो वो दर्शक भरोसा करना छोड़ देता है। और मनीष शुक्ला जी के नोट्स भी इसी बात को पुख्ता करते हैं। वो बताते हैं कि वादी के साक्ष्य के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से? पहला, ये साबित करना कि घटना वास्तव में हुई थी। ठीक है, इवेंट हैपेंड। दूसरा, ये साबित करना कि उस घटना में इसी आरोपी का हाथ था, इन्वॉल्वमेंट। और तीसरा, न्यायालय के सामने एक स्पष्ट और भरोसेमंद कहानी पेश करना। और ये तीनों उद्देश्य एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए होंगे। बिल्कुल जुड़े हुए हैं। मान लीजिए अभियोजन पक्ष ने मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों से ये तो साबित कर दिया कि व्यक्ति को चोट लगी थी, मतलब घटना साबित हो गई। हाँ, लेकिन कोई भी गवाह ये स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया कि चोट मारने वाला वही आरोपी था जो कटघरे में खड़ा है। ओहो, मतलब सम्मिलितता या इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हुई। और जैसे ही ये हुआ, केस गिर गया। और तीसरी बात जो मैंने कही थी, भरोसेमंद कहानी, वो सबसे अहम है। एक मिनट, मुझे यहाँ एक डाउट है। ये भरोसेमंद होने का कानूनी मतलब क्या है? मेरा मतलब है सच तो सच होता है ना, अगर घटना हुई है तो वो भरोसेमंद क्यों नहीं लगेगी? सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए कई बार सच भी सामान्य समझ या जिसे हम कॉमन सेंस कहते हैं उसके खिलाफ जा सकता है। वो कैसे? उदाहरण के लिए, एक गवाह कटघरे में आकर कहता है कि उसने रात के 2 बजे घने अंधेरे में बिना किसी लाइट के 50 मीटर दूर खड़े एक व्यक्ति का चेहरा एकदम साफ देखा। अरे, 50 मीटर दूर अंधेरे में? हाँ, और इतना ही नहीं, वो कहता है कि उसने उसकी आंखों का रंग भी पहचान लिया। ये तो किसी सुपर हीरो की फिल्म लग रही है। वही ना, अब हो सकता है वो इंसान सच कह रहा हो सकता है सच में उसकी नजर बहुत तेज हो। लेकिन कोई मानेगा नहीं। बिल्कुल, कानूनी मापदंड और सामान्य समझ इसे भरोसेमंद नहीं मानती। अगर कहानी में ऐसे झोल हैं तो जज को संदेह का लाभ यानी बेनिफिट ऑफ डाउट आरोपी को देना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारा कानून कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। एकदम सही। तो कुल मिलाकर वादी का लक्ष्य है इन तीनों बाधाओं को पार करना, घटना साबित करना, आरोपी को उससे जोड़ना और कहानी को लॉजिकल बनाए रखना। जी। अगर वादी इसमें सफल रहता है तो हमारे स्रोतों के अनुसार केस की आधी लड़ाई जीत ली जाती है। हाँ, पर याद रहे सिर्फ आधी लड़ाई। बिल्कुल, आधी लड़ाई जीतना पूरी लड़ाई जीतना नहीं होता। मनीष शुक्ला जी ने अपने नोट्स में एक बहुत बड़े खतरे की ओर भी इशारा किया है। कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ, एक ऐसा खतरा जो किसी भी बने बनाए केस को बर्बाद कर सकता है। बयानों में टकराव, जिसे कानूनी भाषा में कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास कहते हैं। और ये बयानों में टकराव किसी भी वादी के लिए सबसे भयानक स्थिति होती है। ये कैसे होता है? विरोधाभास का सीधा सा मतलब है आपकी ही 2 बातों का आपस में ना मिलना। वादी ने अपनी एफआईआर में लिखवाया कि आरोपी के हाथ में लोहे की रॉड थी। ठीक है। लेकिन अदालत में आकर घबराहट में उसने कह दिया कि आरोपी के हाथ में लकड़ी का डंडा था। ओहो। या फिर एक गवाह ने कहा कि घटना के वक्त तेज बारिश हो रही थी, जबकि दूसरे गवाह ने कह दिया कि नहीं, धूप खिली हुई थी। पर क्या ये बहुत छोटी छोटी बातें नहीं है? इंसान की याददाश्त कोई कंप्यूटर तो है नहीं। अगर 6 महीने या साल भर बाद गवाही हो रही है तो कोई रॉड और डंडे में कंफ्यूज हो ही सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या अदालतें इस मानवीय भूल को नहीं समझती? और यहीं पर कानून की निर्ममता सामने आती है। अदालतें ये नहीं जानती कि गवाह नर्वस है, उसकी याददाश्त कमजोर है,
या वो सच में झूठ बोल रहा है। अदालत क्या देखती है फिर? अदालत सिर्फ रिकॉर्ड देखती है। बचाव पक्ष का पूरा खेल ही इसी कॉन्ट्रडिक्शन पर टिका होता है। अच्छा, वो इंतजार करते हैं कि कब गवाह गलती करे। वो बाज की तरह इसी ताक में रहते हैं कि गवाह कोई ऐसी बात बोले जो उसके पिछले बयान से या किसी दूसरे गवाह के बयान से टकरा जाए, और जैसे ही विरोधाभास पैदा होता है, गवाह की विश्वसनीयता खत्म। बिल्कुल, सच्चाई होने के बावजूद कानूनी रूप से वो कहानी अदालत में टिक ही नहीं पाती। तो ये बात साफ है कि सिर्फ सच बोलना काफी नहीं है। उस सच को बिना किसी झोल के, बिना किसी विरोधाभास के, पूरी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अदालत में रखना होता है। जी। और इसी के साथ हम इस कानूनी सफर के उस मोड़ पर आ जाते हैं जहां से आगे का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। मनीष शुक्ला जी और अमन वाजपेयी जी के नोट्स के अनुसार वादी द्वारा अपने साक्ष्य पेश करना, अपनी कहानी सुनाना और अपने गवाहों का बयान दर्ज करवाना, ये बस एक सुरक्षित शुरुआत थी। एक तरह से वार्म अप था। हाँ, क्योंकि अब तक वादी अपने ही वकील के सवालों के जवाब दे रहा था। माहौल पूरी तरह उसके पक्ष में था। लेकिन यहां से जो चरण शुरू होता है वो खौफनाक है। जिरह, जिसे अंग्रेजी में क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। जिरह वो चरण है जहां असली वकालत की परीक्षा होती है। वादी ने जो नींव इतनी मेहनत से बनाई है ना, हाँ, अब बचाव पक्ष का वकील उस नींव पर हथौड़े मारना शुरू करेगा। उसका इकलौता मकसद होगा वादी के गवाहों को उलझाना, उनके आत्मविश्वास को तोड़ना और उनके बयानों में वो कंट्राडिक्शन ढूंढ कर निकालना जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। एकदम सही। अदालत का वो दिमागी खेल, वो तनाव जिसकी हम अक्सर फिल्मों में कल्पना करते हैं, वो असल में इसी जिरह के दौरान घटित होता है। मतलब अब तक वादी ने जो किला बनाया है, क्रॉस एग्जामिनेशन में उस किले की घेराबंदी होगी और उसे तोड़ने की हर संभव कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, हर हथकंडा अपनाया जाएगा। क्या वो नींव उन झटकों को सह पाएगी या टूटकर बिखर जाएगी? ये अपने आप में एक अलग और बहुत ही रोमांचक विषय है, जिस पर हमें एक पूरा अलग डाइव करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण को समेटते हुए मैं सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक बात जरूर छोड़ना चाहूंगी। बताइए। देखिए, हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि सच बोलना सबसे आसान होता है, क्योंकि सच को याद नहीं रखना पड़ता, झूठ को याद रखना पड़ता है। हाँ, ये तो सबने सुना है। लेकिन आज हमने जो समझा उसे देखते हुए स्थिति बिल्कुल अलग लगती है। जब एक अदालत के दबाव भरे माहौल में एक कटघरे के अंदर खड़ा होकर एक सच्चा गवाह भी नर्वसनेस या वकीलों के सवालों में उलझकर विरोधाभास का शिकार हो सकता है। हाँ। तो क्या ये हमारी पूरी कानूनी प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा नहीं करता? बहुत बड़ा सवाल है। क्या न्याय अंततः इस बात पर निर्भर करता है कि कौन अपनी कहानी को बिना घबराए सबसे बेहतर और तकनीकी रूप से सही तरीके से अदालत में सुना सकता है? क्या सच्चाई से ज्यादा सच्चाई का प्रदर्शन मायने रखने लगा है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हमारी कानूनी व्यवस्था की जड़ों तक जाता है, और शायद यही वो बारीक रेखा है जो एक केस के जीतने या हारने का फैसला करती है। बिल्कुल। आप सब इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। अदालत के कमरों में जिरह का ये तूफान कैसे आता है और कैसे वकीलों की रणनीतियां काम करती हैं, इस पर हम भविष्य की चर्चाओं में जरूर लौटेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, सवाल पूछते रहिए और चीजों की गहराई में जाते रहिए। शुक्रिया।